नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज की बात। आज की मुलाकात में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक बहुत ही खास शख्स से। क्योंकि 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का और हम यूँ कहें एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है, जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और उसके पीछे की जो मेहनत है, उसके पीछे का जो पूरा लेखा जोखा बनाया गया है, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ में पूर्व सीईओ जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और ईडा अरुणवीर सिंह जी जुड़ चुके हुए हैं। अरुणवीर सिंह जी के विषय में हम बता दें कि वो आईएएस रहे हैं और एडिशनल सीईओ के रूप में काम किया है, सीईओ के रूप में काम किया और लगातार रिटायर होने के बाद 2016 में रिटायर होने के बाद में 2025 तक उन्हें 7 बार एक्सटेंशन मिला। मैं इन शब्दों पर कुछ खास जोर दे रहा हूं, 7 बार एक्सटेंशन मिला। बहुत कम समय ऐसा होता है जब इतना लंबा एक्सटेंशन मिलता है। 6 महीने का एक्सटेंशन मिला, लेकिन उन्हें 7 बार का एक्सटेंशन मिला और शुरुआत उन्होंने की। हम जेवर एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो ज़रा उससे पहले की बैकग्राउंड भी हम आपको बता देते हैं। जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत 2001 में शुरू हुई थी। राजनाथ सिंह जी ने इसका वो रखा था, आधारशिला रखी थी, प्रपोजल रखा था। उसके बाद में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अरुणवीर सिंह जी। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार प्रदीप जी। बड़ा लंबा अरसा रहा सर आपको जेवर एयरपोर्ट देखने का, पूरा नोएडा देखने का लंबा। 2016 से आप वहीं पर जमे हुए हैं। 2014 में आपको सीईओ नोएडा के रूप में नियुक्ति मिली थी। क्या ये जो एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है, सबसे बड़ी बात, हमने पहले भी कई बार आपका इंटरव्यू किया आपको, और फिर से सवाल वही दोहराता हूं, आपको एयरपोर्ट मैन के नाम से क्यों जाना जाता है? देखिए प्रदीप जी, ये तो सरकार ने मेरी तैनाती की थी, सरकारी नौकर हूँ, मेरा काम एग्जीक्यूशन करना है, मैं एग्जीक्यूटिव हूँ। जो काम दिया जाता है उसको पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा करना हम लोगों का दायित्व है। तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जेवर एयरपोर्ट का जो काम दिया वो हम लोगों ने पूरे समर्पण लगन के साथ पूरा किया। अब नाम आप अपने आशीर्वाद के रूप में या लोग जैसे भी रूप में चाहे कहें, लेकिन हैं हम सामान्य नौकर ही और सामान्य अधिकारी ही। नहीं, ये आपकी सरलता है सर कि आप अपने आप को सामान्य अधिकारी मान रहे हैं और बताते हैं, उस पर कोई घमंड नहीं करते। लेकिन हमने मेट्रो मैन का नाम सुना और दूसरे मैन का नाम सुना, लेकिन एयरपोर्ट मैन का नाम मुझे पहली बार सुना ही पड़ा, और वो ब्रांड आपके नाम से ही लगा हुआ है। चलिए खैर, आप इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, यह अलग बात है। आगे चलते हैं। ये शुरुआत 25 साल पहले सर इसकी शुरुआत हुई थी। 25 साल हो गए इसको, जब ये योजना इस समय पर पूर्ण होने जा रही है और जो ये 5000 से ज़्यादा का हेक्टेयर का क्षेत्रफल इसमें कवर किया जाएगा और 6 लेन का ये एयरपोर्ट होगा। पहला जो रनवे है उससे इसकी शुरुआत की जा रही है। टोटल आप हमें क्या बता सकते हैं कि इस समय क्या क्या चीज़ें वहाँ पर बन करके तैयार हैं, कितना क्षेत्रफल बन कर तैयार है और क्या खासियत है, क्या खुसूसियत है इस जेवर एयरपोर्ट की? देखिए, एनसीआर कैपिटल रीजन का जब प्लान बना था, रीजनल प्लान, तो उसमें परिकल्पना की गई थी कि एक यमुना एक्सप्रेसवे बनेगा जो कि दिल्ली से आगरा को जोड़ेगा और उसके साथ उसके किनारे जो है वो इंडस्ट्रियल और अर्बन नोड बनाए जाएंगे और साथ ही साथ एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाएगा। लेकिन परिकल्पना को पंख लगने में बहुत साल लगे और 2017 के उत्तरार्ध में जाकर के इस परिकल्पना के लिए पहली बार एप्लीकेशन डाली गई। यह सही है कि इसकी स्टडी के लिए ओएलएस सर्वे पहले हुआ और एलएनटी रामबोल ने इसका एक डीपीआर बनाया, लेकिन कभी फॉर्मल एप्लीकेशन इसकी नहीं डाली गई नागरिक उड्डयन विभाग में। और पहली बार 2017 के अगस्त में ये एयरपोर्ट बनने के लिए एक एप्लीकेशन डाली गई राज्य सरकार के निर्देश पर, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे, और उसके बाद से इस एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ। इसकी ग्लोबल बिडिंग हुई, आपको पता है। ये ग्लोबल बिडिंग में 4 बड़े बड़े बिडर आए और जिसने सबसे ज्यादा रेवेन्यू दिया उसको ये बिड मिली। और आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि इतना किसी भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में इतना रेवेन्यू जनरेशन कहीं भी किसी एयरपोर्ट में पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहीं पर
मिला है। 497 पर पैसेंजर का रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा और उसके लिए कंपनी बनाई गई थी नायर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। उसके 4 भागीदार हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना और राज्य सरकार जी। अब इस पर जब काम शुरू हुआ तो पहले चरण में 13 से 34 हेक्टेयर जमीन एक्वायर की गई और उसमें 13 से 34 हेक्टेयर जमीन में 2 रनवे और 2 टर्मिनल बिल्डिंग बननी थी, जिसमें कि पहले उसके 4 सब फेजेस थे। पहले फेज में 12 मिलियन, दूसरे फेज में 30 मिलियन, तीसरे में 50 और चौथे में 70। तो पहले फेज की बिडिंग, ग्लोबल बिडिंग की गई जो कि 70 साल के लिए है और उसमें ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी को कंसेशनर चुना गया और उनको ये कंसेशन एग्रीमेंट उनके साथ किया गया और यहाँ पर इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो अभी जो निर्माण कार्य हो रहा है 13 से 34 हेक्टेयर जमीन में 1 रनवे और 1 टर्मिनल बिल्डिंग बनके तैयार हो गई है। कार्गो भी तैयार हो गया है, वो कार्गो तो बहुत पहले तैयार हो गया था। दूसरे चरण में 13 से 65 हेक्टेयर जमीन थी, वो भी एक्वायर कर ली गई और तीसरे चरण में 2082 हेक्टेयर जमीन ली गई। इस प्रकार लगभग 6000 हेक्टेयर यानी 15000 एकड़ लैंड यहाँ पर ली गई है, जो कि किसी भी एयरपोर्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये 5 रनवे का होगा या 6 रनवे का होगा सर? जब ये पूरा होगा तो यहाँ 6 रनवे, 6 टर्मिनल बिल्डिंग होगी और 225 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी होगी, जो कि अपने आप बहुत बड़ी चीज है। दुनिया में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर के जो लोग हैं 225 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी रखते हैं। अच्छा, ये पहला जो चरण तैयार हुआ 1 रनवे के साथ में, इसमें कुल कितनी फ्लाइट आ सकती है, कितनी फ्लाइट उड़ेंगी? इसमें अभी जो प्लान किया गया था इनिशियल, जब तक मैं वहां था तब तक कहा कि 60 से 65 फ्लाइट शुरू हो जाएगी शुरुआत में। इसमें डोमेस्टिक, इंटरनेशनल दोनों होंगी और कार्गो भी होगा। यानी ये एयरपोर्ट जो है पूरी तरह से इंटरनेशनल है। प्रारंभ में सभी लोगों को ये था कि केवल कार्गो एयरपोर्ट है, तो ये कार्गो एयरपोर्ट नहीं है बल्कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसकी कोडिंग भी मिल चुकी है, इसका लाइसेंस भी मिल चुका है और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन के बाद उसके बाद एक नियत समय होता है, उसके 15-20 दिन बाद 45 डेज के अंदर फिर फ्लाइट्स नॉर्मल शुरू हो जाएंगी। हम चूंकि सवाल ज़्यादा हैं इसलिए छोटे छोटे आंसर ले लेते हैं सर। ये पहला चरण ये कंप्लीट हो गया है, 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इसका उद्घाटन कर देंगे, लेकिन बाकी के चरण पूरे कब होंगे, क्या अगर आप हमें उसका समय बता पाएं तो? जी, ऐसा है कि इसमें पैसेंजर कैपेसिटी के हिसाब से चरणों का निर्धारण है। अभी जब शुरुआत होगी तो 5 मिलियन पैसेंजर से होगी। जैसे 12 मिलियन पैसेंजर होंगे तब दूसरा रनवे चाहिए, तो 5 से लेकर 8 के बीच में जैसे 5 to 8 मिलियन पैसेंजर जब हो जाएंगे तो दूसरा रनवे बनना शुरू हो जाएगा और जब 12 मिलियन पैसेंजर की स्थिति होगी उस दिन यहाँ दूसरा रनवे होगा, बल्कि 10 मिलियन नहीं हो जाएगा। फिर इसके बाद 25 मिलियन पर ये बनना शुरू हो जाएगा और 30 मिलियन जब पूरा होगा तो तीसरा रनवे होगा। इस तरह से इसके चरण बने हुए हैं जी। और आगे भी इसमें और भी चरण जो है वो पैसेंजर कैपेसिटी पे है। अभी एयरपोर्ट 70 मिलियन कैपेसिटी का है, जो आगे के 225 मिलियन पैसेंजर की कैपेसिटी तक जाएगा। टोटल कितनी फ्लाइट्स यहाँ से उड़ेंगी अगर हम पूरे चरण को कंप्लीट मान लें तो कुल फ्लाइट कितनी यहाँ से उड़ सकती हैं? ये पूरा चरण होने में तो भी बहुत वर्ष लगेंगे जी। अगले 2070 तक का ये 70 साल का कंसेशन एग्रीमेंट है, तो 2089 तक हो गया, 2089 तक। उस समय तक फ्लाइट की संख्या कैसे होगी, फ्लाइट के स्वरूप कितने होंगे, उसका आकलन इस समय बताना मुश्किल है, पर निश्चित रूप से कई हजार फ्लाइट्स यहाँ से होंगी और उसकी संख्या का आकलन आज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये तब तक हो सकता है कि उड़ानों का स्वरूप बदल जाए, हर जगह उड़ान होने लगे, वर्टिकल उड़ान होने लगे। यू नेवर नो कि कल क्या किस तरह का साइंस विकसित होता है। जी बिल्कुल। आपने जब हमने आपसे बात की और हमें जो जानकारी है कि आपने इसको बहुत ही हाईली टेक्निकली साउंड प्रूफ बनाया है, तो क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं? देखिए, ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी जो कंपनी है वो काफी प्रोफेशनल कंपनी है और दुनिया में उन्होंने बहुत सारे एयरपोर्ट बनाए हैं। बिल्कुल, ज्यूरिख एयरपोर्ट तो उनका है ही, साथ ही साथ साउथ अमेरिका में काफी एयरपोर्ट वो संचालित करते बनाए हैं। तो यहाँ पर एक तो
काफी नेट जीरो का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ पैसेंजर फैसिलिटीज बहुत अच्छी दी गई हैं। अंदर टर्मिनल की फैसिलिटीज बहुत हाई क्लास की है। इसके जो कवरिंग वगैरह है उसमें विशेष रूप से जो है कार्बन एमिशन का ध्यान रखा गया है। ये लोग खुद भी बहुत पर्टिकुलर है, तो एयरलाइन को कार्बन कितना हीट होता है बताना पड़ता है, यात्रियों को टिकटिंग में भी उसके अंदर जो है वो फायदा मिलता है। तो काफी एडवांसमेंट है जहाँ तक कार्बन जीरो एमिशन की बात है। इसके अलावा और भी पैसेंजर फैसिलिटीज, इसकी कनेक्टिविटी बहुत बेजोड़ है। इसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है, बल्लभगढ़ से 31 किलोमीटर की लाइन जोड़ी गई है। मैं उसी पर आ रहा था सर, मैं उसी पर आ रहा था। आपने कनेक्टिविटी की बात की, बहुत बढ़िया सवाल है कि ये उत्तर प्रदेश को फायदा पहुंचाएगा, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को फायदा पहुंचाएगा, राजस्थान को फायदा पहुंचेगा, दिल्ली को फायदा पहुंचेगा, हरियाणा को फायदा पहुंचेगा, कहां तक कितने लोगों को इससे फायदा मिलेगा? देखिए, जब प्रारंभ में ये कंसीव किया गया था तो इसका हिंटरलैंड केवल 28 जिले थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जी, और कुछ जिले 2-3 जिले हरियाणा के थे और 2 जिले राजस्थान के थे। लेकिन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके कनेक्टिविटी के लिए काम किया, यहाँ जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस भी जोड़ा, इसको रैपिड रेल से भी जोड़ने की योजना है। साथ ही साथ यहाँ पर पार्क टैक्सी भी प्लान की गई है और साथ ही साथ इसमें अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया गया है जो इसको रेलवे से जोड़ेगा, अमृतसर कलकत्ता लाइन से भी जोड़ेगा और दिल्ली मुंबई लाइन को भी जोड़ेगा और एमजी स्टेशन पे जोड़ेगा और यहाँ अमृतसर कलकत्ता लाइन को यहाँ पर जो बैर है दादाजी पास वहाँ जोड़ेगा। तो ये जब कनेक्टिविटी बन जाएगी तब ये पूरे देश का वो जोड़ देगा। तो अब यह केवल इसका हिंटरलैंड 28 जिले उत्तर प्रदेश या राजस्थान या हरियाणा और दिल्ली नहीं है, बल्कि पूरा देश को इकट्ठा करने की स्थिति में होगा। आपने कहा कि कनेक्टिविटी सब चीजें होगी। हमने जो देखा, हमने जो आपसे बात की थी उसमें आपने कहा था कि मेट्रो से भी इसको कनेक्ट करेंगे और इसको हाईवे से भी ये कनेक्ट होगा, एक्सप्रेस से भी कनेक्ट होगा, ट्रेन से भी ये कनेक्ट होगा, तो लोग वहां तक आसानी से पहुंच सकें, अप्रोच उनकी अच्छी हो, उसके लिए कितना इंतजाम किए आपने यहाँ पर? देखिए, अभी मेट्रो से कनेक्टिविटी के लिए ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका है, रैपिड रेल का भी हो चुका है। अभी इसमें शुरू में 5 से इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया था। तो जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी, उन्होंने सारे परिवहन निगम के साथ समझौता किया, राजस्थान परिवहन निगम, दिल्ली परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, मध्य प्रदेश, और सब जगह उनके साथ प्राइवेट बसेज उन्होंने लगाई हैं। तो लगभग 5 से बसेज रहेंगी, ईवी बसेज रहेंगी, जो कि पहले दिन से एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे, नोएडा एक्सप्रेस वे, बल्लभगढ़ से जोड़ने के लिए, आगरा से जोड़ने के लिए, खुर्जा से जोड़ने के लिए ये पहले दिन से उपलब्ध रहे, तो काफी सुविधा रहेगी, बाकी सुगम रहेगा। अगर आप देखें तो जब आप डीएडी से शुरू करेंगे जेवर, तो बीच में कोई भी रेड लाइट नहीं है और बहुत आसानी से आप इस 8 लेन एक्सप्रेस वे में जो इस समय 6 लेन की कार्यरत है, आराम से आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है, इससे अच्छी कनेक्टिविटी किसी एयरपोर्ट की नहीं हो सकती। बढ़िया बात आपने बताई सर, लेकिन सवाल ये कि आपने कहा कि ये ग्रीन कॉरिडोर होगा, यहाँ पर कम ऊर्जा अपनी इस्तेमाल करेंगे आप, ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, उसके लिए क्या क्या इंतजाम किए? एक तो आपने कहा कि आप इलेक्ट्रिक बस वहाँ पर चलवाएंगे, ऊर्जा में बचत के लिए आपने बताया कि जो हमने देखा कि सौर ऊर्जा का काफ़ी इस्तेमाल किया जाएगा, करीब 53%। कैसे होगा ये सारा काम और क्या क्या और अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं? ज्यूरिख एयरपोर्ट ने सोलर पैनल सारे एयरपोर्ट को रखा है और जो बिजली की खपत होगी वो पूरी की पूरी वहीं से मीट होगी। इनिशियली काफी 70% बिजली जो है वो अपनी ऊर्जा से प्राप्त करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगल बगल के क्षेत्र में भी उन्होंने सोलर पैनल लगाए हैं, तो इस तरह से सोलर पावर जनरेशन, ईवी इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल, तो इस तरह की तमाम चीजें, और साथ ही साथ कार्बन इमिशन वाले ऐसे मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं जिसमें कम से कम जो है इकोसिस्टम को और एनवायरनमेंट को नुकसान। अच्छा सर, बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। एक ये भी जो हमने देखा कि
यहाँ अक्सर डेंस कोहरे में उड़ानें रद्द कर दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आपने जो इक्विपमेंट्स लगाए हैं वो घने कोहरे में भी उड़ सकेंगी। क्या है ये सुविधा पूरी? ये कैट 3 है, सब जगह लगा है, दिल्ली में भी लगा है और भी एयरपोर्ट पे लगा है। तो अब कैट 3 के आने के बाद तो कोहरे में भी 10 से 15 फीट के बाद भी आसानी से उड़ाने हो जाती हैं, थोड़ी भी विजिबिलिटी होने पर। तो ये तो टेक्नोलॉजी काफी अब एडवांस हो गई है। पहले बिल्कुल नहीं उड़ाने हो पाती थी, लेकिन अब काफी आसानी से हो रही है और फर्दर टेक्नोलॉजी का रोज ही एडवांसमेंट हो रहा है। तो जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट आएंगे, जो भी बताएगी और अन्य एजेंसियां बताएंगी, वकालत बताएंगी, तो लगातार लगते रहेंगे। फिलहाल कैट 3 से बहुत सुगम रूप से ये काम हो रहा है, या आप लैपटॉप से भी फ्लाइट को मॉनिटर कर सकते हो, चला सकते हैं कैट 3 में, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। जी, आपको लगता है कि जो ज्यूरिख है ये नो डाउट कि वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी है, दी बेस्ट कंपनी है जो एयरपोर्ट बनाती है, जर्मनी की कंपनी है, वो उसने इस काम को अपने हाथ में लिया है। अगले 40 साल तक इसके मेंटेनेंस का काम भी इसके पास में है और आपने इसको पीपीपी मॉडल पर बनाया है। आपको लगता है कि ये सक्सेस हो पाएगा? जी बिल्कुल होगा, पीपीपी मॉडल सक्सेस होगा, क्योंकि लैंड ड्यूटी उसमें स्टेट की है। अगर किसी भी प्रोजेक्ट में लैंड कॉस्ट भी डेवलपर को देना पड़ेगा तो प्रोजेक्ट वायबल कभी नहीं हो पाएगा। तो पीपीपी मॉडल ही आज की जरूरत है। देखिए यहाँ जो फिल्म सिटी बन रही है वो भी पीपीपी मॉडल बन रही है, जो एयरपोर्ट बन रहा है अभी पीपीपी बन रहा है, और इनिशियल 40 ईयर का 40 साल का इनको कंसेशन है, जो बाद में 30 साल बढ़ाया जा सकता है। और उसके लिए इनको फर्स्ट राइट का रिफ्यूजल भी दिया गया, ऑफर कहते हैं उसको, वो भी सुविधा दी गई है और बहुत ही कॉम्पिटेंट है और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। और उनके निर्माण कार्य में गुणवत्ता के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, इसीलिए टाटा प्रोजेक्ट को काम दिया गया था 2 अलग अलग पैकेट्स में। तो क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है और आगे भी कोई क्वालिटी से समझौता नहीं होगा। और यहाँ के जो लोकल प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं, जो नियम है, जो भारतीय, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बार बार और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी मिलता रहा। बार बार ये कहा गया कि क्वालिटी भले 2 साल महीने आगे पीछे हो जाए प्रोजेक्ट, लेकिन क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो क्वालिटी से कोई समझौता नहीं हुआ और आगे भी ये कंपनी नहीं करेगी, ऐसा विश्वास है। सर, आप फिल्म सिटी के भी सीईओ रहे, आप ही के समय में फिल्म सिटी भी बन के तैयार हो रही थी, तो कहाँ तक पहुंचा वो प्रोजेक्ट, कितना परवान चढ़ा? फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट जो है बिडिंग हो गई थी और बिडर चुन लिया गया था, कंसेशनर आ गया था, एग्रीमेंट साइन हो गए थे, मैं अप्रूव हो गए थे। और मुझे जहाँ तक पता है वहाँ कोई शूटिंग भी अभी बोनी कपूर जी ने की है, माटू या कुछ किसी भी मूवी की, तो वहाँ काम चल रहा है बहुत तेजी से। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया है वहाँ आकर के, तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो बड़ी बात यह कि सर, अभी जब लोग लखनऊ से दिल्ली की ओर जाते हैं तो फ्लाइट का टाइम लगता है 45 मिनट, 45 से 50 मिनट, लेकिन जहाँ पर टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, जहाँ ये गुड़गांव से हम लोग आते हैं दिल्ली तक, उतना समय लग जाता है कि जितना समय फ्लाइट में नहीं लगता है। क्या लगता है कि जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद वो जो ट्रेवलिंग का समय है वो कम होगा? बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि जो लोग आगरा से आ रहे हैं, बलिया से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, किसी भी कोने से आ रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, देहरादून से आ रहे हैं, उनके लिए पहले जेवर आना ज्यादा आसान होगा। और यहाँ जेवर आने का जो समय है वो अंदर दिल्ली में जाने में जो 1 घंटा 1.25 घंटा लग जाता है, नॉर्मल आवर्स में भी, पीक आवर्स में तो और लगता है, वो समय पूरा बच जाएगा। तो जेवर की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि वेस्टर्न यूपी में भी और उत्तराखंड से भी, बिहार से भी और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से जो जुड़े हुए हैं, हरियाणा के फरीदाबाद हो गया, बल्लभगढ़ हो गया, ये सब बहुत आसानी से बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे जेवर दिल्ली पहुंचने के बजाय। तो बहुत समय, उनको समय भी बचेगा और काफी सुगमता रहेगी उनकी यात्रा में। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि अरुणवीर सिंह जी, 7 बार एक्सटेंशन मिला सर आपको, और ये मामूली बात नहीं है। एक रिटायर होने के बाद में 6 महीने का ही सही, लेकिन 7 बार एक्सटेंशन बहुत कम लोगों को मिलता है। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी का एक अगाध प्रेम आपके साथ जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आप इतना बड़ा काम कर पाए? आशीर्वाद है
माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी लोगों का। उन्होंने विश्वास रखा और हम उस विश्वास पे अगर तनिक भी खरे उतरे हों तो ये आशीर्वाद यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ी पूंजी है और मैं उस पूंजी को बहुत सहेज कर रखूंगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, आज की खबर से बात करने के लिए। तो ये हैं अरुणवीर सिंह जी जो बता रहे हैं कि कैसे जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा और इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश को बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली समेत तमाम अन्य राज्यों को भी काफ़ी फायदा होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ और देखते रहिए ताज़ा खबरें।